हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। ये देखो एक मेरी नई सीरीज़ है। बेसिकली ये जो सीरीज़ होती है ये बेसिकली मेरे मेंबर्स के लिए होती है, जो यूट्यूब पे मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं उनके लिए होता है। फिर भी मैं फ्री टू ऑल कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर भी एक अप्रोच डेवलप हो और आप भी एक एनालिसिस कर सकें, अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकें रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर। हम इसमें बेस बना के जो चल रहे हैं वो यूपीएससी को चल रहे हैं। यूपीएससी को क्यों बेस बना रहे हैं? क्योंकि इट इज़ अ बिगेस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया। तो जब आप एक बिगेस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके नीचे के जितने भी क्या बोलते हैं एग्जाम हो रहे होंगे, लाइक सीडीएस, एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी, रेलवे, ठीक है, तो वो सारा आप आराम से कर सकते हैं। क्योंकि देखो एग्जामिनर क्वेश्चन को कभी नहीं चेंज करता। एग्जामिनर की सबसे बड़ी खासियत है लिटरेचर को चेंज करना। तो देखो जैसे कि इसमें मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया है 2018 का, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। एटीएम वर्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि एटीएम वर्ड, तो मुझे नहीं लगता है कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन के बारे में आप नहीं सुने हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से, ये 2018 का आईएएस का क्वेश्चन है, कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने इंडिया में एटीएम को लिंक करता है। तो आ जाओ, तो ऑप्शन तुम्हारे सामने इंडियन बैंक एसोसिएशन है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, एंड देन द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड लास्ट वन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आते हैं, हम पूरा एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्यों करना है, समझो बात को। क्योंकि क्वेश्चन अगर है, अगर उस क्वेश्चन का आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब आपने एनालिसिस कर ली तो उसके राउंड अप में कितने क्वेश्चन और फ्रेम हो सकते हैं वो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। सोर्स को भी पता चल जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबके पास मोबाइल फोन है तो वो अपने मोबाइल फोन में एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट तो खोल ही सकता है। देखो हमेशा ये बात याद रखो, जब भी आप इंटरनेट को सर्फ करते हैं तो इंटरनेट के सर्व करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप एक टॉपिक डालते हैं और 1000 लोग आ जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। गो फॉर द गवर्नमेंट वेबसाइट। आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। सबसे पहले वहां पे आप अबाउट अस में जाओ। अबाउट अस में क्यों जाओ? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो डिटेल देगा वो ऑथेंटिकेटेड भी होगा। यूपीएससी हुआ या और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो उसी डेटा को सबसे पहले मानेगा। तो पहले वहां से पढ़ के देखो। इसीलिए ऑफिशियल वेबसाइट और ऑथेंटिकेटेड जो बुक होती हैं उनको हमेशा सोर्स में रखना चाहिए। ये नहीं कि जो भी आपने सर्च किया, जो भी आपके सामने आ गया उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि इंटरनेट बहुत वास्ट है, ठीक है, उसमें पता नहीं कितने सारे आपको लिटरेचर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे भी पता है कि हर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्व करना शुरू करता है तो इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, डोंट पुट योर माइंड इन डिलेमा, ठीक है। सीधा डिसीजन लो, एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट खोलो। अबाउट अस में गए तो जब आप अबाउट अस में जाते हो तो वो बता रहा है कि एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने इंडिया में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट के लिए काम करता है। इसको बनाने का जो इनिशिएटिव है वो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने लिया था, ठीक है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया था। अब देखो क्वेश्चन पे आओ। देखो यहां पर भी ये ऑप्शन दिया है, यहां पर भी ये ऑप्शन दिया है, और यही बात हुआ एनालिसिस। इसी को बोलते हैं एनालिसिस करना, कि आपने ऑप्शन को भी पढ़ा कि नहीं। देखो यहाँ पे 4th नहीं है, 3 है, तो ऑप्शन को भी आपने पढ़ा कि नहीं। पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। कि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर भी ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर भी ऑप्शन जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन है, और आंसर क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो ये एनालिसिस हुआ। हम अबाउट अस में गए तो पता चला कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन है, इन दोनों की कंबाइंड इनिशिएटिव से बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सेटअप किया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, कि अपने इंडिया में पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट 2007 के प्रोविजन के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ये एनपीसीआई को एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो बेसिकली रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट का काम अपने इंडिया में क्या करता है। अच्छा, एनपीसीआई की बात करें तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है, दूसरे नंबर पर इसको कैसे बनाया गया है। तो कंपनी एक्ट जो है, अगर हम कंपनी एक्ट की बात करते तो कंपनी एक्ट वाज पास इन 1956। अब इसका अमेंडमेंट भी किया गया। इसका अमेंडमेंट बेसिकली हुआ था 2013 में। तो जो पुराना वाला कंपनी एक्ट था उसके सेक्शन नंबर 25 के तहत ये एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है।
और नए वाले के तहत सेक्शन नंबर 8 के तहत है, धारा नंबर 8 के तहत जो है, कंपनी एक्ट की धारा नंबर 8 के तहत ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, विद एन इंटेंशन टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंटायर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया फॉर फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट। अब भाई इतना बड़ा बैंकिंग सेक्टर है, आपके पास एटीएम जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और आप पैसा निकाल लो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से, तो आपका अकाउंट तो यूनियन बैंक में है और आप पैसा निकाल रहे हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो ये स्विचिंग कैसे होता होगा? तो इस स्विचिंग को इफिशियंसी देने के लिए, इस पूरे इंटायर सिस्टम को काम करने के लिए, इंटायर सिस्टम को मैनेज करने के लिए, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, बाकी अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे प्रमोटर्स हैं, जैसे इसके 10 कोर प्रमोटर्स हैं जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ, वो पीडीएफ में आप देख लेना। 2016 की अगर हम बात करें तो इसमें 56 जो बैंक हैं वो इसके प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर्स का मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने प्रमोट किया है कि भाई पेमेंट और पेमेंट और सेटलमेंट का काम जो है, रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट का काम तुम करोगे। तो मैंने क्या कहा, आपको बहुत अब भटकना नहीं है। अब एनपीसीआई को आप जानना है तो आप ये भी पढ़ो कि भीम क्या होता है, आप ये भी पढ़ो नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस क्या होता है, सीटीएस क्या होता है, समझ में आए कि नहीं? भारतीय बिल पेमेंट सिस्टम क्या होता है। तो अब इतने सारे चीजें आपको उसकी वेबसाइट से मिल जाएंगी, तो आप कहीं क्यों भटक रहे हैं? आप सीधे इसकी वेबसाइट पे जाइए, चेक करिए और आंसर करिए, और अब देखिए आंसर आपका यहाँ पे सीएससी क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये एनालिसिस होना चाहिए कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो उसके राउंड अप में क्या बन सकता है, ये भी ध्यान रखना है। अब उसके नंबर पे, दूसरे नंबर पे और भी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ और भी तरीका बताता हूँ। जैसे देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्रियन कमिटी scrutinize and report to the house whether the power to make regulation, rules, sub rule, bylaws, etc conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of the such delegation। अब ये क्वेश्चन तो देखो कितना बड़ा बना के रख दिया है, लेकिन क्वेश्चन का नेचर बहुत ही सिंपल सा है। जैसे इसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन तो आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, और आंसर इसका नंबर 2 है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब आते हैं हम सीधे इसका एनालिसिस करते हैं। आपने पॉलिटी तो पढ़ी होगी, पॉलिटी की अगर हम बात करें तो उसकी सबसे अच्छी किताब मानी जाती है इंडियन पॉलिटी की जो है वो एम लक्ष्मीकांत। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एम लक्ष्मीकांत में जो 5th एडिशन है, इसका 6th एडिशन भी आ चुका है। तो 5th एडिशन के चैप्टर नंबर अगर हम 23 में जाते हैं तो वहां पे एक बकायदा चैप्टर दिया है जिसका नाम है पार्लियामेंट्रियन कमिटीज। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब कभी भी एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उसके पहले आप सबसे पहला काम करिए कि 11th क्लास की पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी, और उस किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। क्यों? क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है ये बेसिकली आपका बेस प्रिपेयर करेगा, और जब आपका बेस बन जाता है तो आपकी बिल्डिंग भी बन जाती है। अब मैं एनालिसिस पे चलता हूं क्वेश्चन के, ठीक है, कि हम जाते हैं चैप्टर नंबर 23 पार्लियामेंट्रियन कमेटी। सीधे मैंने वहां से कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। मैंने पहले ही बता दिया, या तो आपका जो सोर्स होना चाहिए पढ़ने का, जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका सोर्स हमेशा और हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट होना चाहिए, या कोई एक ऑथेंटिकेटेड अच्छी किताब, ठीक है ना, अच्छे पब्लिकेशन की। क्योंकि अगर आप सड़क छाप किताब को पढ़ेंगे तो सड़क छाप जैसा आपका दिमाग होगा, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए। अब आते हैं, देखते हैं कि पार्लियामेंट्रियन कमेटी क्या, हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, द पार्लियामेंट इज टू unwidely a body to deliberately effectively the issue that come up before it. The function of the parliament are varied, complex। अब अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में क्या है, मेंबर बैठते हैं, आप उनको वोट देते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। आपकी सारी समस्या का वहां पर वो डिबेट डिस्कशन करते हैं, फिर कानून बनाने का काम किया जाता है, और उसी कानून से आपके प्रॉब्लम और आपके ग्रीवेंसेस को क्या किया जाता है, रिड्रेस किया जाता है। ये पार्लियामेंट का एक बेसिक सा रोल है, ठीक है। अब जहां तक बात रही पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट का जो फंक्शन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो अब ये बात होता है, और पार्लियामेंट 12 के 12 महीने काम भी नहीं करती है, समझ में आया कि नहीं है। कुछ महीने वो गैप में भी चलता रहता है उसका।
तो बेसिकली जब कभी भी हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट का जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली हो, इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर कमेटी का कॉन्सेप्ट रखा गया। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर ही कमेटी का कॉन्सेप्ट होता है। आप ये भी सुनते हैं किसी का मर्डर हो गया, उसकी जांच पड़ताल के लिए मुख्यमंत्री ने ये कमेटी बना दी, ठीक है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये कमेटी बना दी। तो कमेटी का बनाने का बेसिकली पर्पज क्या होता है, क्योंकि कमेटी इसीलिए बनाई जाती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके काम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है और उसका काम बहुत ज़्यादा वैरायटी भरा है, तो उसके काम को थोड़ा सा हल्का किया जा सके, समझ में आया? तो उसी तरीके से पार्लियामेंट के काम को हल्का करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर कमेटी का कॉन्सेप्ट है। अब जाके आप चैप्टर नंबर 23 पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि पार्लियामेंट के अंदर कमेटी क्यों बनाई गई है। क्योंकि जब कभी भी कमेटी बनाई जाएगी तो कमेटी का कोई ना कोई हेड होगा, कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, ठीक है, जो मेंबर्स होंगे वो अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट होंगे। कमेटी वो जो है किसी भी बात का वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बनाएगी, फिर रिपोर्ट जो है वो हेड के सामने रख देगी। हेड जो है जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में कमेटी है उसको वो रिपोर्ट दे देगा, फिर इसके बाद जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो उसी तरीके से पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के अंदर भी कमेटी है। तो जब भी हम कमेटी की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में कमेटी का क्लासिफिकेशन केवल दो है, एक स्टैंडिंग कमेटी और एक एडहॉक कमेटी है। अब स्टैंडिंग कमेटी नेचर से ही पता चल जाता है कि ये परमानेंट नेचर की है। एडहॉक का मतलब क्या है, टेम्पररी है, कि आएगी अपनी रिपोर्ट बनाएगी फिर चली जाएगी। अगर हम स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो ये अपने इंडिया में पार्लियामेंट के अंदर टोटल 6 हैं, जिसमें सबसे पहले फाइनेंशियल कमेटी है, फिर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, फिर तीसरे नंबर पर कमेटी टू इंक्वायरी है, फिर चौथे नंबर पे कमेटी टू स्क्रूटनीज एंड कंट्रोल है। अब क्वेश्चन यहां से पूछ दिया गया, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब इसमें देखो स्क्रूटनी वर्ड लिखा हुआ है और क्वेश्चन के नेचर में जाओ, विद द रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्रियन कमेटी स्क्रूटनाइज and report to the house whether the power to make regulation, rules, sub rules, bylaws, etc. conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation। आ गया? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ये जाते हैं तो जो कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल है वो टोटल 1 2 3 4 5 6 और उसमें से दूसरे नंबर की कमेटी से क्वेश्चन पूछा गया। अब आप गए कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ लिया और यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है, दिस कमेटी एग्जामिन एंड रिपोर्ट टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन, रूल, सब रूल एंड बाई लॉ डेलीगेटेड बाई पार्लियामेंट और कन्फर्डेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन टू द एग्जीक्यूटिव आर बीइंग प्रॉपरली एक्सरसाइज बाई इट। कि जो भी कानून, रेगुलेशन, सब रूल, बाई लॉ पार्लियामेंट ने बना के दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जिसको एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, क्या वो ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस पूरी बात का जो इस एग्जामिनेशन है पार्लियामेंट के अंदर कौन सी कमेटी करती है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। और टोटल जो स्टैंडिंग कमेटी है अपने पार्लियामेंट में वो 6 तरीके की हैं, पीडीएफ में आप देख लेना, 1 2 3 और इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यू हैव टू बी एनालाइज द क्वेश्चन। अब आप जाके सारी कमेटी के बारे में पढ़ लीजिए, आप जो है फाइनेंशियल कमेटी भी पढ़ लीजिए, आप कमेटी टू इंक्वायरी भी पढ़ लीजिए, आप कमेटी का क्या काम है, रिसेंट में कोई कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी है अगर क्या बोलते हैं पार्लियामेंट की तो उसको पढ़ लीजिए, हो गया राउंड अप। अब इसमें घबराने वाली बात थोड़ी नहीं है कि जो तुम लोग जो है तुमको लगता है कि नहीं जो क्वेश्चन है आसमान से आएगा, नहीं। अब यही क्वेश्चन अगर एसएससी में पूछना होगा तो जो ये लिटरेचर इतना बड़ा लिखा है उसको छोटे वर्ड में लिखेगा, यूपीएससी में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखेगा, है ना, बस इतना ही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता है, समझने वाली बात है। अच्छा, समझ गए मेरी बात। अब आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं और वो क्वेश्चन नंबर है कि इंडिया इनेक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स ब्रैकेट में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1919 इन ऑर्डर टू कंपाइल विद द ऑब्लिगेशन टू। अब ऑप्शन इसमें आईएलओ भी दिया है, आईएमएफ दिया है, अंकटाड दिया है, डब्ल्यूटीओ दिया है,
तो जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो है 4 है WTO वो सही है। तो हम समझते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है। देखो सबसे पहली बात आप ये समझो कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। समझो बात को, केवल इतना समझोगे अपने आप सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आप अपने दिमाग से अगर कोई इनोवेशन करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, क्यों करते हैं भाई? हमने अपना दिमाग लगाया, अपनी किताब लिखी, हमने अपना दिमाग लगाया, हमने कोई मशीन बनाई, हमने अपना दिमाग लगाया, हमने कोई कंप्यूटर बनाया। क्यों बनाया? प्रॉफिट के लिए कि हम इसको बेचेंगे, हम पैसा कमाएंगे। और हमारी ही चीज को कोई अगर चुरा ले तो हमारे इतने रिसर्च करने का, इतना माथा लगाने का, इतना खोपड़ा खराब करने का क्या मतलब है? तो इन्हीं सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ट्रिप्स एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं TRIPS, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब एसएससी में बस इतना पूछेगा, इसका फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। यूपीएससी में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के पूछ लेगा, बताओ पूरा ट्रिप्स क्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज या किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर हम ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ट्रिप्स जो है वो एक ऐसा एग्रीमेंट है जो पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, जब कभी हम ज्योग्राफिकल, अब जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल हैं, कॉपीराइट है, पेटेंट है। हम कह रहे हैं कि मान लो कि जो भी बंदा कोरोना वायरस की दवा बनाएगा या वैक्सीन बनाएगा तो उसका पेटेंट तो कराएगा ना अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि अगर आप उसके केमिकल को चुरा के आप अगर दवा बना लेंगे तो फिर वो कंपनी घाटे में रहेगी, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए दुनिया में ट्रेड को फैसिनेट करने के लिए और प्रॉपर्टी राइट को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट का नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट। अब आते हैं जिसके कुछ एग्जाम्पल मैंने भी बताए। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो देखो साफ शब्दों में लिखा है अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI इज डिफाइंड इन द ट्रिप्स एग्रीमेंट। मतलब कि ये ट्रिप्स एग्रीमेंट में डिफाइंड है। अब चूंकि ट्रिप्स एग्रीमेंट किसके रिजिम में आता है? WTO के। तो जाहिर सी बात है कि WTO का मेंबर इंडिया भी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। हमारे इंडिया में GI के लिए रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में पास हुआ है, लेकिन ये ऑब्लिगेशन इंटरनेशनल हिसाब से कैसे है? तो आंसर WTO हो गया। घुमा के मारो आंसर। अब समझो और बातें। अच्छा, कि क्या लिखा है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज डिफाइंड इन ट्रिप्स एग्रीमेंट एज एन इंडिकेशन विच आइडेंटिफाई अ गुड्स एज ओरिजिनेटिंग इन द टेरिटरी ऑफ अ मेंबर। टेरिटरी ऑफ अ मेंबर, तो भाई WTO का इंडिया मेंबर है ना? हाँ या ना? तो ये मेंबर का वर्ड लगा दिया। अच्छा, और अ रीजनल लोकेलिटी इन दैट टेरिटरी। अब इंडिया में भी बहुत सारे रीजनल लोकेलिटी है। कश्मीर में पश्मीना है, समझ में आया कि नहीं? पश्मीना भेड़ है, समझ में आया कि नहीं? तो वो बता रहा है रीजनल लोकेलिटी इन दैट टेरिटरी वेयर अ गिवन क्वालिटी, रेपुटेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड इज इसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू इट्स ज्योग्राफी ओरिजिन। अब वो बताया जाएगा कि जो पश्मीना भेड़ है वो बेसिकली कश्मीर में ही होती है, समझ में आया कि नहीं? जैसे एग्जांपल है कि दार्जिलिंग की जो है चाय इंडिया से आती है, या बोल रहा है कॉग्नैक फ्रांस से आता है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है कि ये पर्टिकुलर जो गुड्स है, ये पर्टिकुलर ज्योग्राफी और पर्टिकुलर देश के पर्टिकुलर ज्योग्राफी, पर्टिकुलर टेरिटरी में हो रही है। तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो होता है वो WTO का होता है, समझ में आया कि नहीं है? उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो अपने इंडिया में गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत होता है। अच्छा, अब समझो, अब यहां पे क्या लिखा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में समझो। इट इज एन इंसिग्निया ऑन प्रोडक्ट हैविंग अ यूनिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। जैसे कि अभी मई महीने में दो चीजें थी, चाक हाउ द ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, ठीक है ना, टेरकोटा ऑफ गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कश्मीर सैफरॉन हैव रिसीव द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अभी ये मई महीने की बात है, इसको इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है कि मतलब जो चाक हाउ है वो मणिपुर का, और टेरकोटा गोरखपुर का, और सैफरॉन जो है वो कश्मीर का, कि पर्टिकुलर ज्योग्राफी में उसको क्या इसकी अपनी स्पेशल क्वालिटी है, तो वहां पे दिया गया। अब ये करंट अफेयर हो गया, अब एग्जाम में अगली बार ये पूछ देगा। तो कहने का मतलब तो लिखा है
कि ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ओवर सेंचुरीज विद द रिगार्ड ऑफ इट्स स्पेशल क्वालिटी और रेपुटेटेड एट्रीब्यूट, कि अगर हम सैफरॉन की बात करते हैं तो कश्मीर का जो सैफरॉन है वो एक सेंचुरी से चला आ रहा है, तो उसको एक रिमार्क देने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। इट इज अ मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी and ensure that registered authority user or at least those residing inside the geographical territory are allowed to use the product पॉपुलर प्रोडक्ट नेम, कि मतलब उस जो पर्टिकुलर एरिया में लोग रह रहे हैं, रिसाइडिंग जो वहां पे जो लोग रह रहे हैं, वो उसका उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जीआई टैग इज इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। उसके तहत इसका जो है क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, जिसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली कहां पर है, चेन्नई में। बेनिफिट क्या है इसका, इट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दोज प्रिवेंटिव अनऑथराइज्ड यूज ऑफ रजिस्टर्ड डीआई, मतलब ये उसको प्रोटेक्ट करता है। इट प्रमोट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी, कि अगर कश्मीर का है तो कश्मीर के सैफरॉन को क्या मिले, एक जो है बेसिकली प्रमोशन मिले, वो और ज्यादा उसको पुश करे और उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। तो कहने का मतलब क्या है, यू हैव टू बी एनालाइज द क्वेश्चन, कि अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करेंगे, अब देखो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से आप एनालाइज करके क्या क्या पढ़ सकते हैं। आप WTO को पढ़ सकते हैं, उसके अंदर ट्रिप्स एग्रीमेंट को पढ़ सकते हैं, इंडिया में जीआई का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसको पढ़ सकते हैं, रिसेंट में जीआई टैग किसको मिला है आप उसको पढ़ सकते हैं, जीआई टैग का बेनिफिट क्या होता है उसको पढ़ सकते हैं। समझ आए कि नहीं है, तो आपने राउंड अप तैयार कर लिया। ये है तरीका ऑफ व्हाट, एनालिसिस, कि किसी क्वेश्चन पेपर को आप एनालिसिस कैसे करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसको डाउनलोड कर लेना, कमेंट जरूर करना कि अगला वीडियो बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। बाय बाय।